Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. A rapidly growing number of people were developing a dry cough and fever before getting pneumonia. And for some, it turned fatal. Doctors have named the disease COVID-19, or coronavirus disease 2019, indicating that a type of virus is causing the illness. When they tried to trace its origin, they found a likely source: this food market in Wuhan. Out of the first 41 patients, 27 had been here. It wasn't conclusive evidence, but Chinese officials quickly shut down the market. They had seen this happen before at a place just like this. अपना ओपिनियन क्या है? आप इसे सच मानते हैं या फिर इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो हमारे आज के पैनल में आए बहुत खास मेहमान आए, बड़े-बड़े दिग्गज आए हुए हैं। अभिषेक पवार काफी उनको क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के बारे में। यस एग्जैक्टली। तो सारे देशों की जो पॉलिटिक्स है, बाहर की पॉलिटिक्स, काफी रॉ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यस, लेकिन वो पेशेंट जीरो फॉर कोरोना वायरस से आइडेंटिफाई किया गया है क्या? अभी वो पेशेंट जीरो का जो टर्म है ना, उसका मीनिंग क्या होता है कि पेशेंट जीरो इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पेशेंट, इट्स नॉट द फर्स्ट पेशेंट दैट गॉट इन्फेक्टेड। तो जो पेशेंट जीरो जो कहा जा रहा है वो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुआ फर्स्ट पेशेंट है। अब जरूरी नहीं है कि उसको सबसे पहले कोविड-19 हुआ है, कोई किसी और को भी हुआ रहेगा, वी डोंट नो, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू लिया गया था उसमें उसने ये बोला कि उसको जो है कोविड-19 जिसको फ्लू टाइप सिम्टम्स जब दिखना चालू हुआ, वो कब दिखना चालू हुआ, तो उसने एक वहाँ पे अनहाइजीनिक टॉयलेट यूज किया था। वहाँ पे वो यूज करने के बाद उसको कुछ दिनों के बाद फ्लू टाइप सिम्टम्स दिखना चालू हुआ। तो अब वो टॉयलेट में मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, तो कहा जा सकता है कि पहले ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट ने यूज किया होगा और वहाँ से उसको वो मिला। The second thing is कोरोना वायरस कोई आज डेवलप नहीं हुआ है, वो 2000 के आसपास डेवलप हुआ था फर्स्ट, जिसके अंडर सार्स 2004 में भी इसका हुआ था, राइट? इवन जब सार्स जो 2003 में जिसका आउटब्रेक हुआ था, चाइना में ही उसका ओरिजिन था। 2004 में जब सार्स आया था तब WHO की जो डायरेक्टर थी, कोई लेडी थी, तो उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था वहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट को। लेकिन अब वहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट को इनफैक्ट वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब वो डॉक्टर टेड्रोस वहाँ पर गए चाइना में ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको कि चाइना हैज सेट न्यू बेंचमार्क टू फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक्स। ऐसा दे रहे हैं, जबकि वो उनको अप्रिसिएशन कर रहे हैं। जबकि ताइवान WHO को पहले ही बता रहा 31 दिसंबर को कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, ये डिजीज हो रहा है, ऐसे बोला था उन्होंने। हाँ, हो रहा है, तो वो लोग ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने ताइवान को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया चाइना से कि वो इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन जब तक कि चाइना इन्फॉर्मेशन देने के लिए चाइना ने बहुत लेट किया, क्योंकि इवन 23 जनवरी को जब WHO का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद उन्होंने 23 जन लेकिन तभी तक तो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे थे डिजीज ट्रांसमिट, वो तो ज्यादातर ट्रैवल जो किया है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके वजह से हो रहे हैं। तो ये तो मतलब क्लियर था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों? वो लोग को तो नहीं होना चाहिए। इट्स आफ्टर ऑल WHO बहुत अंडर एस्टिमेट किया। कैसा है पता है क्या? WHO ने इतना अंडर एस्टिमेट करने का प्राइमरी रीजन तो ये है कि सबसे पहले तो चाइना का जो हम लोग उनका जो इकोनॉमी चल रहा है वो मोस्टली जो उनका व्यापार चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं मोस्टली हर एक कंट्री में, तो उसके बेसिस पे चलता है। तो उन्होंने अभी कई सालों से उनका एक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट आ रहा है, जो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज में से एक कॉमन रोड जाएगा, जो कि पूरा कॉन्टिनेंट में वो लोग बाय रोड बाय ट्रेन वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तब उसमें अभी जो जिस जगह से ये आ रहा है, टेड्रोस और डॉक्टर टेड्रोस जिस जगह से आ रहा है, उनका जो कंट्री है इथियोपिया, उसमें भी आता है। तो ऑलरेडी उनका वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ डॉक्टर टेड्रोस उनके अच्छे रिलेशन है। अब सीन ऐसा है कि उनके वजह से इथियोपिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है चाइना की वजह से, उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है। अब उनको चाइना को नाराज नहीं करना है ये सब चक्कर में कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है, ये सब बोल के उनको उनकी जो कंट्री है उनकी इकोनॉमी उनको बचानी चाहिए।
इस ये चक्कर में वो लोग ने पूरा ग्लोबल हेल्थ को उन लोग ने इंडेंजर्ड कर दिया है। अभी जो 3 जर्नल है, द साइंस न्यूज़, फॉक्स एंड द साइंटिस्ट करके, उन्होंने जितने भी रिसर्च की है उसमें से उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोविड-19 एज अ मैन मेड वायरस, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड्स है, वो सिर्फ नेचर में ही पाए जाते हैं। वो आज तक किसी भी वायरस से रिसेंबल नहीं करता है, क्योंकि मैन मेड वायरस वो होता है कि जो नेचर से लेके उसमें आप टैम्पर कर सकते हो, उसको आप जेनेटिकली बदल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं बना सकते। इसलिए साइंटिस्ट ने भी ये क्लीन चिट तो दे दी है कि वायरस मैन मेड नहीं है। Some of the viruses that cause the flu come from birds and pigs. HIV/AIDS comes from chimpanzees. The deadly Ebola virus likely originates in bats. And in the case of the 2019 coronavirus, there's some evidence it went from a bat to a pangolin before infecting a human. While viruses are very good at jumping between species, it's rare for a deadly one to make this journey all the way to humans. That's because it would need all these hosts to encounter each other at some point. That's where the Wuhan market comes in. It's a wet market. A kind of place where live animals are slaughtered and sold for consumption. It was not a surprise at all, and I think that it was not a surprise to many scientists. Peter Lee is a professor and expert on China's animal trade. The cages stack above one over another. Animals at the bottom are often soaked with all kinds of liquid, animal excrement, pus, blood, or whatever the liquid they're receiving from the animals above. That's exactly how a virus can jump from one animal to another. If that animal then comes in contact with or is consumed by a human, the virus could potentially infect them. And if the virus then spreads to other humans, it causes an outbreak. जिसमें उन्होंने कहा कि वुहान सिटी, जैसे अभी एक आप कैसे तो इसको कोइंसिडेंस देखो, वुहान सिटी में ही चाइना का वीरोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो उनका लेवल 4 की लैब है, तो ओनली लैब इन चाइना, एंड वुहान में ही उनका एनिमल मार्केट है सबसे बड़ा। और उन्होंने मतलब कुछ 1-2 साल पहले ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पे लोग एनिमल जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे उसको बाजार में जाके बेचते। वहाँ पे ऐसे ऑफिशियल्स है जो ये काम करते थे, इसलिए उनको पकड़ के जेल भी हुआ था। मतलब अगर हम लोग ये करके चले कि वुहान वीरोलॉजी सेंटर में किसी एनिमल पर, जैसे कि बैट वगैरह या फिर कोई और पंगोलिन, उनके ऊपर टेस्ट किया रहेगा, क्योंकि पंगोलिन वो काफी रेयर एनिमल है, और उसको डिस्पोज करने का काम अगर किसी ऑफिशियल को दिया रहेगा और जिसने पैसे की लालच में वुहान के ही लाइव एनिमल मार्केट में अगर उसको बेचा होगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से वो स्प्रेड हो सके। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से केसेस है जिसमें लैब एनिमल्स को वुहान के लाइव एनिमल मार्केट में बेचने वाले कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर ऑलरेडी केसेस दर्ज है। ओ प्रॉब्लम इधर ऐसा है कि जो चाइना बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अमेरिका ने लाया होगा, तो सब लोग बहुत उसको एक्चुअली लाइटली ले रहे थे कि नहीं, बट उसका भी कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि वो लोग बोल रहे हैं कि 2019 में मिलिट्री गेम्स हुए थे वुहान में, ठीक है। यस वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुए थे वुहान में अक्टूबर 19। अभी ऐसा सीन है कि अमेरिका हमेशा ये गेम्स में एक्सेल करता आ रहा है, उनका मिलिट्री पावर बहुत अच्छा है। तो व्हाट हैपेंड वाज 2019 में क्या हुआ, अक्टूबर के टाइम पे अमेरिका में, सितंबर अक्टूबर में वहाँ पे एक ये हुआ था, समिट हुआ था अमेरिका में कि अगर वर्ल्ड में सार्स जैसा कोई एक सीक्वल एपिडेमिक आता है पूरे वर्ल्ड में, तो अमेरिका कैसे बचे उससे, उसके ऊपर समिट हुआ था। ऑल्सो अक्टूबर के टाइम पे अमेरिका में बहुत सारे लोगों को न्यूमोनिया जैसा हुआ था केसेस वहाँ पे, और वो लोग ने बोला था कि ई सिगरेट्स की वजह से न्यूमोनिया हो रहा है, तो उन लोग ने वो दबा दिया था न्यूज़। और नवंबर में वो गेम्स हुए, और मतलब कोइंसिडेंटली जो अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वो वहाँ पे जो वुहान मार्केट है उसके पास में उनका होटल भी था, और जैसा अभिषेक ने बोला वहाँ पे वो इस्टेब्लिशमेंट भी है जहाँ पे वो लोग टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, लैब्स वगैरह है वो। तो वो बेसिस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आ रही है कि शायद मिलिट्री उन लोगों ने लेके आया, क्योंकि लास्ट मिलिट्री गेम्स में अमेरिका के आर्मी ने ज्यादातर एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है मेरे ख्याल से, जो डेटा पब्लिश हुआ है। तो इतना बिलो एवरेज परफॉर्मेंस मिलिट्री का रहा हुआ है यूएसए का, दैट इज क्वाइट अनबिलीवेबल। तो वो लोग क्या करने गए थे चाइना में, ऐसा अभी हो रहा है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इवन जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है जो देखता है कि जो वाइल्ड लाइफ है पूरे वर्ल्ड में उन लोग का कुछ ट्रेड ना हो,
उनको ट्रैफिक ना किया जाए। वो लोग ने भी चाइना का जो ईटिंग हैबिट्स है जो 90s के टाइम से चल रहा है, कुछ नहीं उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लिया उसके ऊपर भी कि द वे यू आर ईटिंग द वाइल्ड लाइफ इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने कुछ प्रेशराइज नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे कि चाइना ने अपनी ईटिंग हैबिट्स बदलनी चाहिए। जो चलता आ रहा था उन्होंने वही चलने दिया हुआ है और ये बहुत पहले से हो रहा है। 2003 में सार्स हुआ, उसके बाद H1N1 हुआ, उसके बाद भी कोई रेस्ट्रिक्शन चाइना पे आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया नहीं। Wuhan. These animals are from all over the world, and each one has the potential to carry its own viruses to the market. The reason all these animals are in the same market is because of a decision China's government made decades ago. Back in the 1970s, China was falling apart. Famine had killed more than 36 million people, and the communist regime, which controlled all food production, was failing to feed its more than 900 million people. In 1978, on the verge of collapse, the regime gave up this control and allowed private farming. While large companies increasingly dominated the production of popular foods like pork and poultry, some smaller farmers turned to catching and raising wild animals as a way to sustain themselves. At the very beginning, it was mostly peasant household backyard operation of turtles, for example. That's how wildlife farming started to get off the ground. And since it started to feed and sustain people, the Chinese government backed it. So it was imperative for the government to encourage people to, to make a living through whatever productive activities they can find themselves in. So you can lift yourself out of poverty, no matter what you are doing, that's okay. And with that, an industry was born. Small local farms turned into industrial-sized operations. For example, this bear farm started with just 3 and eventually grew to more than 1,000 bears. Bigger populations meant greater chances that a sick animal could spread disease. Farmers were also raising a wide variety of animals, which meant more viruses on the farms. Nonetheless, these animals were funneled into the wet markets for profit. While this legal wildlife farming industry started booming, it simultaneously provided cover for an illegal wildlife industry. Endangered animals like tigers, rhinoceroses, and pangolins were trafficked into China. By the early 2000s, these markets were teeming with wild animals when the inevitable happened. The latest on the deadly SARS virus, the worldwide death toll up again today. China has reported more than 1,400 cases of infection nationwide. It is what health officials have feared all along. In 2003, the SARS outbreak was traced to a wet market here in southern China. Scientists found traces of the virus in farmed civet cats. Chinese officials quickly shut down the markets and banned wildlife farming. But just a few months after the outbreak, the Chinese government declared 54 species of wildlife animals, including civet cats, legal to farm again. By 2004, the wildlife farming industry was worth an estimated 100 billion yuan, and it exerted significant influence over the Chinese government. Wildlife farming industry was tiny in China's gigantic GDP, but the industry has enormous lobbying capability. It's because of this influence that the Chinese government has allowed these markets to grow over the years. In 2016, for example, the government sanctioned the farming of some endangered species like tigers and pangolins. By 2018, the wildlife industry had grown to 148 billion yuan and had developed clever marketing tactics to keep the markets around. The industry has been promoting these wildlife animals as tonic products, as bodybuilding, as sex enhancing, and of course as disease fighting. None of the claims can hold water. Yet these products became popular with an influential portion of China's population. The majority of the people in China do not eat wildlife animals. Those people who consume these wildlife animals are the rich and the powerful, a small minority. It's this minority that the Chinese government chose to favor over the safety of the rest of its population.